In this lecture I will explain you black body radiation, मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम दैट इज बेस्ड ऑन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, बासन सीरीज on the basis of different series based on different discoverers. Black body radiation, an ideal body which absorb or the emit radiation of all wavelength or the frequency said to be black body radiation. ऐसा बॉडी जो कि हर तरह के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, that body said to be black body radiation. Black body एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करता है एंड उतना ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर पाता है. जो इंटेंसिटी है, जो चमक है, वो वेवलेंथ के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे से वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. देखिए वेवलेंथ इधर को इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इधर डिक्रीज हो रही है कि वेवलेंथ के इंक्रीज होने पर पहले इंटेंसिटी बढ़ती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज़्यादा वेवलेंथ इंक्रीज होने से इंटेंसिटी कम होने लगती है. यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ही इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है. जैसे यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर इस वेवलेंथ मैक्सिमम पर यहाँ चमक की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है. अब कोई दूसरा टेम्परेचर लेते हैं T2 तो उस पर मैक्सिमम वेवलेंथ पर इंटेंसिटी अलग हो जाती है. यहाँ पर टेम्परेचर जो T2 लिया गया है वो T1 से ज़्यादा है. यहाँ इस मैक्सिमम वेवलेंथ पर इंटेंसिटी दिस वन, जबकि टेम्परेचर T2 है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, कम कर दें, तो ये इंटेंसिटी शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर. अब तक तो यहाँ थी, अब इस इंटेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई है मैक्सिमम वेवलेंथ पर एट दिस टेम्परेचर. जेम्स मैक्सवेल ने प्रपोज किया, बताया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब है या इमिटेड है रेडिएट एनर्जी, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है, यानी कंटिन्यूसली नहीं होती है, इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम क्वांटा बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं. क्वांटम या क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हुई है या इमिटेड हुई है इन द फॉर्म ऑफ EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट मीन्स लाइट रेडिएटेड, एब्जॉर्ब्ड या इमिटेड बाय एटम और मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ क्वांटा. उस क्वांटा की स्ट्रीम की फॉर्म में हम रेडिएशन को समझ सकते हैं, इनसे बोलते हैं फोटोन. यानी रेडिएशन के तौर पर जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें आप कहेंगे फोटोन्स या क्वांटास. जैसे मैंने यहाँ बताया, फोटोन्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द रेडिएशन. तो क्वांटा अपने आप में फोटोन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. मैक्सवेल ने ये भी बताया कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी क्वांटम के एसोसिएटेड प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के. जो भी रेडिएशन हो रहा है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. H एक कांस्टेंट है जो प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है. प्लैंक कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. फ्रीक्वेंसी को हम वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. अगर 1 फोटोन की बात करते हैं तो Hν हो गया, 2 फोटोन है तो 2Hν, 3 फोटोन है तो 3Hν और नंबर ऑफ N फोटोन्स है तो NHν. इन टर्म्स ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन दैट इज Avogadro नंबर इंटू Hν. Avogadro नंबर दैट्स क्लियर 6.02 टू 10⁻23 और N यहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि रेडिएट हो रहे हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी मेटल सरफेस पर कोई बीम ऑफ लाइट अगर डालते हैं तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तुरंत ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल से इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं. दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मेटल सच एज सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, खासतौर से वो जिनकी आयोनेशन एनर्जी कम होती है, जब उन पर स्ट्रीम ऑफ फोटोन, बीम ऑफ लाइट, रेडिएशन या लाइट रेडिएट करें, वो फॉल होती है किसी भी सुटेबल सोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में होता है उसका अपना मास होता है, अपनी वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जो कि रेडिएशन हुआ है जिन पार्टिकल्स की फॉर्म में. तो फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, इंसिडेंट, रेडिएंट वगैरह, लाइट हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय μ0 या μ0. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो डिपेंड करेगी
फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर है। तो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और जबकि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा ब्राइटनेस पर। W0 या E0 कह सकते हैं, W0 E0 वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो कि ज़रूरी है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व होने के लिए। ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो सके तो वो मिनिमम एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन या W0 होती है। इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने में, निकलने में और रेडिएशन जो हुआ है इस बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोर से थप्पड़ लगने पर कोई गैप वहाँ पर नहीं होता, थप्पड़ लगने और महसूस होने में। तो इसी तरह से जैसे ही रेडिएशन होता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो तैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। W0 मैंने बताया वर्क फंक्शन, नेसेसरी एसेंशियल टर्म्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हुआ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा होता है। तो EH न्यू यानी वो वाली एनर्जी जो कि रेडिएट हुई है, जो कि मेटल सरफेस पर स्ट्राइक हुई है ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा, यानी ये एनर्जी जो रेडिएट हुई है H न्यू, और ये वो वाली एनर्जी जो कि ज़रूरी थी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों का डिफरेंस इस काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर इजेक्शन। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आप सभी जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट को जो सन से या किसी भी सोर्स से मिल रही है प्रिज्म से पास करते हैं तो वो कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है उसमें लो वेवलेंथ ज़्यादा डेंस होता है इन कंपेयर टू हायर वेवलेंथ की कंपेयर में लो वेवलेंथ वाला रेडिएशन ज़्यादा डेंस गहरा होता है। तभी तो वायलेट कलर जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है वो ज़्यादा थिकर, ज़्यादा डेंस होता है इन कंपेयर टू रेड कलर जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिस विबग्योर यू कैन सी इन अ रेनबो ड्यूरिंग रेन। ये जो 7 कलर्स हैं विबग्योर के एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, वायलेट इंडिगो में, इंडिगो ब्लू में, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में, तब कहीं जाके वाइट कलर होता है, दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। इमिशन स्पेक्ट्रम, फिर आपका आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो लाइट रेडिएट हो रही है उसमें से जितना हिस्सा कोई ऑब्जेक्ट जिस पर वो पड़ रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो उसको पार निकल जाता है, इमिट हो जाता है, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, अगर सुनिए ध्यान से, कि आप उंगलियों को फैला कर रखिए और अपने हाथ पर टॉर्च डालिए, तो टॉर्च की लाइट दीवार पर कुछ जगह दिखाई देगी, कुछ जगह दिखाई नहीं देगी। जो दिखाई दे रही है दीवार पर वो आपकी उंगलियों से पार होकर चले गए, नहीं इमिशन हो गया है, और जो नहीं दिखाई दे रही, जहाँ डार्क लाइन से, वो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि वो आपकी हथेली पर या आपकी उंगलियों के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया है। इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूस कहा गया है, क्योंकि कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा वो आपको इमिशन में नहीं दिखाई देगा, और जो इमिट हो गया वो आपको एब्जॉर्प्शन में दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए डार्क लाइन्स होती हैं, स्पेसिस होता है, क्योंकि जो डार्क लाइन्स इमिशन में है वो ब्राइट लाइन होंगी किसमें, एब्जॉर्प्शन में, और इसीलिए दैट इज वाई सेड टू बी लाइन स्पेक्ट्रम, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। फिर से बताएं, जो इमिशन में दिखाई देंगी डार्क लाइन वो ब्राइट लाइन होंगी एब्जॉर्प्शन की, और जो इमिशन में ब्राइट लाइट है वो डार्क लाइन होंगी एब्जॉर्प्शन में। मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि इमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों में डार्क लाइन की सीरीज होती है, ब्राइट लाइन, ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली भी, क्योंकि जो एमिशन का ब्राइट लाइन है वो जो इमिशन का ब्राइट लाइन है एब्जॉर्प्शन का डार्क लाइन होगा, जो इमिशन का डार्क लाइन है वो एब्जॉर्प्शन का ब्राइट लाइन्स होंगी।
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस एनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं डिफरेंट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म, जबकि वो लोअर एनर्जी लेवल में बैक होते हैं, वापस आते हैं। जो एक्साइट होकर हाई एनर्जी में चले गए तो वापस आएंगे लोअर एनर्जी में, तब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो रिजल्टेंट होगा उसमें डिफरेंट सीरीज होती हैं जो कि डिफरेंट डिस्कवरर, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड हैं। अब न्यू बार जो वेव नंबर है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1 अपॉन वेवलेंथ, दैट विल बी इक्वल टू 109677 एज ए रीडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, n1 लेसर देन n। अब पास्चन सीरीज के लिए n1 की 3 वैल्यू है, जबकि बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है। अब n2 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। पास्चन के लिए n1 3 और n2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 से वो किसी में भी जा सकता है, किसी से भी 4 में आ सकता है। ऐसे ही लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, यानी किसी भी सीरीज से, किसी भी ऑर्बिट से वो 1 में आ सकता है, 1 से 2 3 4 5 6 में जा सकता है अकॉर्डिंग टू लाइमन। एंड अकॉर्डिंग टू बामर हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ऑर्बिट में जा सकता है और उससे वापस 2 में आ सकता है। जब जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब आएगा वापस लोअर एनर्जी में तो लोअर एनर्जी लेवल में तो एनर्जी इमिट करेगा। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। तो इस पर बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स प्रेजेंट किया है अपने मॉडल पर। फर्स्ट वन इज दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो एक निश्चित ऑर्बिट में ही होता है जिसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, उसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, 2 से 3 4 5 में जा रहा है, या 4 5 से 1 2 में आ रहा है, दैट इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट पॉइंट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो उसके बारे में बॉर्न ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड जो सर्कुलर पाथ्स हैं जिनकी अपनी फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड एनर्जी है, उन्हीं में मोशन करते हैं, उन्हीं में रिवॉल्व करते हैं। तो जिन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनको नाम दिया बॉर्न ने ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। ऑर्बिट्स को न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिकली अरेंज किया गया है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बंधे रहते हैं। किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, बट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल में तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो लोअर ऑर्बिट में जंप करता है हायर से तो एनर्जी रिलीज करता है। हर एक एमिशन या एब्जॉर्प्शन में जो रेडिएशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो रहा है। तो चेंज इन द एनर्जी, फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी। तो E2 माइनस E1 कह सकते हैं यहाँ पर। E1 इनिशियल और E2 फाइनल एनर्जी होता है। थर्ड पोस्टुलेट में कि जो फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन द एनर्जी डिवाइड बाय h, दैट इज नथिंग एल्स कि एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। जब एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू है तो सिंपली h जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी इज इक्वल टू E अपॉन h। You know well h is the Planck constant having the fixed value 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second. In the fourth postulate of Bohr, जो angular momentum है mvr, that will be the integral multiple of h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h upon 2 pi क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जिन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, ठीक। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखने पर जो भी ये दिस वन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आता है ऑल वैल्यूज पुट करने पर। अगर 1 रखने पर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो 1 में रिवॉल्व करेगा
इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 2 रखने पर n की जगह बोथ बिकम इक्वल, तो फिर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। दिस 1 2 3 इज नथिंग है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका रेडियस होगा n स्क्वायर a नॉट। a नॉट हैज द फिक्स वैल्यू 52.9 पिकोमीटर एंड n इज द ऑर्बिट नंबर। अगर नॉन हाइड्रोजन आयन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, तब Rn विल बिकम n स्क्वायर इंटू 52.9 अपॉन z। z is the atomic number, that is only for non-hydrogen. Energy of an orbit, Rydberg constant, that is 2.18 into 10 to the minus 18 1 upon n square joule, that is for hydrogen. लेकिन non hydrogen के लिए z square upon n square, z is the atomic number, n1 is always ground state and further one will be the excited state 2 3 4 and so on. तो energy of the stationary state E infinity is equal to 0, यानी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही एटम को छोड़ के चला गया है। चेंज इन द एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन 2.18 10 to minus 18 1 upon n I इनिशियल ऑर्बिट, जहां से वो जंप कर रहा है, का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, वो वाला ऑर्बिट फाइनल जिसमें वो जंप कर रहा है, जेड स्क्वायर। अगर वो नॉन हाइड्रोजन की बात करते हैं, जेड इज द एटॉमिक नंबर। एब्जॉर्प्शन के केस में डेल्टा एच हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इनिशियल, दैट इज लेसर देन फाइनल। बट अगर वो एमिशन का केस हो रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कम आएगी, निगेटिव होगी, 0 से कम होगी, और इनिशियल विल बी ग्रेटर देन द फाइनल ऑर्बिट। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ई इन्फिनिटी है तो 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ ऑर्बिट है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट इज द ग्राउंड स्टेट, वो लाइमन सीरीज क्रिएट करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है लाइमन का, और किसका मतलब क्या है कि 1 से 2 3 4 5 6 में जा सकता है, 6 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 2 से 1 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन, और जब वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। लुक हियर एट द ऑर्बिट नंबर 2। तो ऑर्बिट नंबर 2 n की वैल्यू 2 है, n1। इन इस कंडीशन में वो बामर सीरीज बनती है जो कि विजिबल होती है। इसका मतलब है कि वो 6th ऑर्बिट से सेकंड में आ सकता है, फर्स्ट में नहीं आएगा, 5th से सेकंड में आ सकता है, 4th से सेकंड में आ सकता है, 3rd से सेकंड में आ सकता है, और सेकंड से 3rd 4th 5th 6th एंड सो ऑन जा सकता है। जब जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। सिमिलरली फॉर द नंबर थर्ड वन दैट इज पास्चन सीरीज, जो इंफ्रारेड सीरीज होती है, इसका मतलब वो थर्ड में कहीं भी ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है हायर एनर्जी लेवल से, लेकिन थर्ड से नीचे नहीं जाएगा, वापस थर्ड में आ सकता है, दैट इज n1 3। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, द सेम कंडीशन कि 4 में आ सकता है लेकिन 4 से नीचे नहीं आ सकता। फंड के लिए n की वैल्यू 5, n1 की वैल्यू, एंड दैट इज क्लियर। तो इस एनर्जी लेवल से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के प्रभाव से बिल्कुल फ्री रहता है, यानी आयोनाइज्ड रहता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अप्रोच करता है तो एनर्जी इमिट करता है, इसीलिए उस एनर्जी का साइन होता है नेगेटिव। बोहर थ्योरी केवल मोनो इलेक्ट्रॉन आयंस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हीलियम सिंगल पॉजिटिव उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 पॉजिटिव उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस भी एनर्जी के एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ द नॉन हाइड्रोजन आयंस। तो दोनों चीज़ें एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ कम होती है, और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाता है, और ऑर्बिट नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाता है। और जितने पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे आयन पर, जैसे यहाँ पर भी इस पर 3 चार्जेस हैं, उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्ब या इमिशन है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यही है कि वो लोअर टू हायर जा रहा है, हायर टू लोअर आ रहा है। तो जो हाइड इलेक्ट्रॉन है किसी भी हाइड्रोजन एटम का, उसका ट्रांजिशन स्टेट
एसोसिएटेड रहता है किससे, इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से।